हेलो, नमस्कार, आदाब सलाम। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका स्वागत और खैर मकदम है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूक्रेन की लड़ाई की और उसके हिंदुस्तान पर क्या असर हो सकते हैं, खुसूसन यानी कि ख़ास तौर पर अगर अमेरिका अपनी पाबंदियां जिसका कि उसने पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो हिंदुस्तान पर लगा सकता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका वाकई में हिंदुस्तान के ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा सकता है और अगर नहीं लगा सकता है तो उसकी क्या वजह है, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण के अंदर हिंदुस्तान का क्या रवैया रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं अमेरिका के उस फैसले की जिसके तहत अमेरिका ने कहा है कि वो उन सब मुल्कों या देशों के ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा देगा जो कि रूस के साथ में खड़े हैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई के अंदर। उसका कहना है कि ये पाबंदियां इकोनॉमिक यानी माली यानी कि पैसे की और उसके साथ साथ रूस के साथ कोई भी कारोबार ना करने की भी हो सकती हैं, और अगर कोई भी देश ऐसा कुछ करता है तो अमेरिका उसको अपने दोस्तों की फहरिस्त से निकाल देगा और ना ही कभी उसकी कोई मदद करेगा। लेकिन इस पूरे वाक़े में या इस पूरे प्रकरण के अंदर हिंदुस्तान की जो हैसियत है वो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे मुल्कों से। हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात अब से नहीं, सन 1947 से कायम है, और आज हिंदुस्तान जिस जगह पर खड़ा है उसमें रूसी योगदान बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में पावर हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, स्टील मिल्स बनाने के लिए, रेल यार्ड्स बनाने के लिए, ये सब में रूस ने भारत को बहुत योगदान दिया है। जबकि अगर हम देखें तो तारीखी तौर पर या ऐतिहासिक तौर पर हिस्टोरिकली अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कभी भी इतने डेवलप्ड या बामानी नहीं रहे हैं या कुछ ऐसे नहीं रहे हैं कि उसे हम बहुत ही नज़दीकी ताल्लुकात करार दें। और जब सन 1998 में हिंदुस्तान ने पोखरण में अपना न्यूक्लियर वेपन दागा था, उसके बाद से अमेरिका ने उसके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा दी थी जिसकी वजह से अमेरिकी डिफेंस के साजो सामान या डिफेंस का असलहा या डिफेंस के आर्म्स एंड आर्मामेंट्स यानी कि बंदूकें, तोप, गोला, जंगी जहाज़, जंगी पानी के जहाज़, ये सब हिंदुस्तान को अमेरिका की तरफ से नहीं मिल रहे थे। और इसी वजह से हिंदुस्तान ने रुख किया रूस का, और रूस ने तकरीबन पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान का हर तरीके से हर जगह के ऊपर मुनासिब तरीके से साथ दिया, और उसकी वजह से अब हिंदुस्तानी फौज जो है उसकी तकरीबन 60% ज़रूरियात या 60% उसके असलहे या उसके रक्षा उत्पादनों की जो ज़रूरत है वो रूस की तरफ से की जाती है। क्योंकि हिंदुस्तानी फौज में, हिंदुस्तानी एयरफोर्स में, हिंदुस्तानी नेवी में, इन तीनों में रूस ने हिंदुस्तान को हर तरीके का साजो सामान जो है वो हमेशा मुहैया कराया है या अच्छी शर्तों पर उसको दिया है। आप हिंदुस्तान और रूस के दरमियान रक्षा सौदों के अनुपात का हिसाब इस बात से लगा सकते हैं कि तकरीबन पिछले 1.5 साल के अंदर ही हिंदुस्तान ने रूस से 70 खरब डॉलर से ज़्यादा का रक्षा साजो सामान जो है वो ख़रीदा है, और इसमें वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज शामिल हैं जो कि रूस बहुत कम मुल्कों को देता है और अमेरिका तो किसी भी देश को ये टेक्नोलॉजी नहीं देता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात चौंकाने वाली है कि जहाँ हिंदुस्तान अपनी ज़्यादा रक्षा पूर्ति सोवियत रूस के बनाए हुए साजो सामान से कर रहा है, वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले 10 या 11 साल के अंदर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो रक्षा साजो सामान की खरीदो फरोख्त है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, और इस वक्त वो तकरीबन 20 खरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। स्टॉकहोम इंटर पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के मुताबिक सन 2016-20 के दरमियान हिंदुस्तान और रूस में रक्षा सौदों के अंदर 53% की गिरावट देखने में आई है, और साथ ही साथ हिंदुस्तान का अमेरिका के साथ रक्षा सौदों का जो मामला है वो काफ़ी आगे बढ़ता चला जा रहा है। पिछले तकरीबन 15 सालों में हिंदुस्तान ने अमेरिका से 22 अपाचे गार्जियन और 15 चिनूक हैवी
लोड हेलीकॉप्टर्स लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा साजो सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और ये हिंदुस्तानी फौज और हिंदुस्तानी वायुसेना दोनों के लिए बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने अपनी नौसेना के लिए या नेवी के लिए बोइंग के बनाए हुए P-81 नेपच्यून लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट खरीदे हैं अमेरिका से। इनकी तादाद तकरीबन 12 के करीब है, और ये वो तैयारे हैं या वो प्लेन्स हैं जो कि बड़ी लंबी मार तक आगे जा सकते हैं, बड़ी लंबी परवाज या लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनका जो रोल है वो सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि ये कई रोल अदा कर सकते हैं। जैसे कि ये लड़ाकू जहाज़ के तौर पर भी काम कर सकते हैं, ये सामान लाने ले जाने के तौर पर भी काम कर सकते हैं, और ये सर्वेलेंस या निगहदाश्त का भी काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान ने पिछले 5 से 8 साल में लॉकहीड मार्टिन के बनाए हुए C-130J और बोइंग के बनाए हुए C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन्स खरीदे हैं, जिनकी तादाद कुल मिलाकर 23 है। और इसके साथ ही साथ 2016 से हिंदुस्तान ने बड़ी मात्रा में अमेरिका से हावित्ज़र गन्स खरीदी हैं। इसके अलावा सितंबर 2020 में उसने अपनी नौसेना के लिए 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ऐसे जहाज खरीदे हैं जिसमें कि पायलट के बगैर वो जहाज चलाए जा सकते हैं, और आप कंप्यूटर से एक लंबी दूरी तक पूरी एरिया की सर्वेलेंस कर सकते हैं या कहीं पर अटैक कर सकते हैं। ये जंगी जहाज जो हैं वो भी अमेरिका से खरीदे गए हैं। आइए अब बात करते हैं हालिया रूस यूक्रेन लड़ाई की। अमेरिका ने जब देखा कि उसकी हिमायत के बावजूद यूक्रेन रूस से लड़ने में नाकाम रहा है और उसको और ज़्यादा डिफेंस या रक्षा साजो सामान चाहिए, तो उसने रूस का हमला कम कराने के लिए और रूस को रोकने के लिए मुख्तलिफ दूसरे देशों के ऊपर पाबंदियां या सैंक्शंस लागू करने का ऐलान किया, और दूसरे मुल्कों से कहा कि वो किसी भी तरीके से रूस के साथ अपना कारोबार जो है वो कम से कम रखें, उसके बैंकिंग सिस्टम को तबाह करने के लिए उससे कोई साजो सामान, पर्टिकुलरली रक्षा सौदे या डिफेंस के सेक्टर में कोई भी साजो सामान नहीं खरीदें। लेकिन इन सब का असर हिंदुस्तान पर बहुत कम हुआ है, क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात बहुत घनिष्ठ और बहुत गहरे रह चुके हैं और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि पिछले तकरीबन 20 सालों में हिंदुस्तान ने नॉन अलाइनमेंट का एक दूसरा रूप इख्तियार करके या नावाबस्तगी का एक दूसरा रुख इख्तियार करके एक ऐसा स्टैंड लेने की कोशिश की है जहां पर कि उसके ताल्लुकात रूस और अमेरिका दोनों के साथ 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 चलते रहें। और शायद इसी वजह से, जैसा कि उम्मीदें की जा रही थी या अटकलें लगाई जा रही थी कि अमेरिका हिंदुस्तान के ऊपर काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट या उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करना जो कि अमेरिका के विरोधियों के साथ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदियां लगाने वाला कानून हिंदुस्तान पर नाफिज या लागू नहीं किया गया। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका को मालूम है कि हिंदुस्तान का इस वक्त इस पूरे इलाके में क्या रोल है, और ख़ास तौर से चीन को रोकने में हिंदुस्तान क्या रोल अदा कर सकता है। और इसी वजह से पिछले साल क्वाड में हिंदुस्तान को दोबारा शामिल करके उसको एक ख़ास जगह दी गई थी कि वो इंडो पैसिफिक के इलाके में एक ख़ास रोल अदा करे। और जब तक ऑस्ट्रेलिया में ऑकस एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन्स या अमेरिकी न्यूक्लियर या परमाणु पनडुब्बियों का बंदरगाह बन नहीं जाता, तब तक इस पूरे रीजन में यानी कि इंडो पैसिफिक के रीजन में हिंदुस्तान का रोल एक बहुत अहम रोल है। और साथ ही साथ अमेरिका को मालूम है कि हिंदुस्तान को अपनी उत्तरी सरहदों के ऊपर यानी कि अपनी मुल्क के नॉर्थ में बॉर्डर के ऊपर कंटिन्यूअस चीन से खतरा है, और इसके लिए उसे डिफेंस साजो सामान या रक्षा साजो सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो उसे मना नहीं कर सकता। इससे पहले भी जब हिंदुस्तान ने रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था, तब भी अमेरिका ने काटसा हिंदुस्तान पर नहीं लगाया था। और
यही बात मैंने पहले भी कही थी और मेरे अलावा दूसरे रक्षा विशेषज्ञों ने भी ये बात कही थी कि अभी मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि अमेरिका हिंदुस्तान के ऊपर काटसा लगाकर उसको अलग थलग करने की कोशिश करे। तो इस वक्त देखने में ये आ रहा है कि हिंदुस्तान ने इस पूरे रूस यूक्रेन लड़ाई या रूस यूक्रेन प्रकरण में अपना किरदार या अपना रोल बहुत साफ सुथरे तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से निभाया है। उसने अपने पुराने दोस्त रूस का साथ नहीं छोड़ा है और ना ही अपने नए दोस्त अमेरिका को दगा देने की कोई कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिका और उसके आला हुक्काम जो कि अमेरिका की विदेश मंत्रालय में काम करते हैं वो किस तरीके से इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। जहां तक काटसा की बात है तो 3 मार्च को सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने एक बयान देते हुए अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कहा कि अभी फिलहाल अमेरिका का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर काटसा लगाया जाए। जब उनसे कमेटी ने पूछा कि इसकी क्या वजह है तो डोनाल्ड लू ने अमेरिका के राष्ट्रपति सदर जो बाइडेन का नाम लेते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह हक हासिल है कि वो किसी भी देश के ऊपर इस कानून को लागू करें या नहीं, और उसी के तहत हिंदुस्तान के ऊपर इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी लड़ाई में हिंदुस्तान का जो रोल रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा है और हिंदुस्तान ने अपने इंटरेस्ट या अपने फायदे की चीज़ों के बलि दिए बगैर दोनों रूस और अमेरिका को साथ साथ लेकर चला है। और आगे भी हमें यही लगता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की हैसियत इस पूरे रीजन या इस पूरे इलाके या इस पूरे खित्ते में है उसकी वजह से अमेरिका कोई भी हिंदुस्तान मुखालिफ कदम उठाने से परहेज करेगा। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से आगाह करते रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।